अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा अस्कर। मैं आपको फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ा रही हूँ जिसमें इतने ज़्यादा अभी तक हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज हम बात करेंगे एस्टर्स के बाद अब ईथर्स की। नाम मिलता जुलता है ना, ईथर और एस्टर, कंफ्यूज नहीं होना। हमने एस्टर्स की बात करनी है और साथ ही साथ हमने बात करनी है ऐसे फंक्शनल ग्रुप की जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होते, चलते हैं लेक्चर की तरफ और इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे कार्बोक्सिल ग्रुप्स को और कार्बोक्सिल ग्रुप को कैसे डिफरेंशिएट करना है आपने एल्डिहाइड से और कीटोन से, वो मैंने आपको समझाया था। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स को जब हम देख रहे हैं तो सबसे पहली बात तो जो मैं इसको बार बार एसिड कह रही हूँ, जितने भी कार्बोक्सिल ग्रुप में कंपाउंड्स आते हैं ना, वो एसिड्स की तरह ही रिएक्ट करते हैं। आपने देखा हमने जो फॉर्मिक एसिड बनाया बेसिक, जिसमें हाइड्रोजन अटैच कर दिया, कौन सा ग्रुप था आपके पास? आपके पास था COOH और साथ मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच कर दिया। अगर इसको थोड़ा ओपन करके लिखें जिस तरह से आपको मैं चाहती हूँ कि सारा का सारा फंक्शनल ग्रुप लिखना आता हो, तो यहाँ पे आपके पास हो गया हाइड्रोजन अटैच। इसका क्या नाम है? फॉर्मिक एसिड। ये है सीरीज का पहला एसिड। दूसरे एसिड की बात कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, लेकिन ये हो गया जी आपके पास दूसरा एसिड, एसिटिक एसिड। अब हम ये बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारे पास एसिड्स बेसिस और सॉल्ट्स में भी हमने पढ़ा था कि हमारे पास कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो वीक एसिड्स होते हैं। हमने किस फैक्टर पे डिसाइड किया था कि वो वीक है? उनका डिसोसिएशन स्लो होता है। अब हम मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन ये है कि व्हाई आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स वीक एसिड। आपने इतनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉपर्टीज पढ़ ली और आपने एसिड्स और बेसिस भी पढ़ लिए। वहां पे आपने देखा कि एसिटिक एसिड बहुत वीक एसिड था, जिसको हम इस स्ट्रक्चर से नहीं पढ़ रहे थे, हम इस तरह लिख रहे थे इसको वहां पे। अब आप सब मुझे बताएं कि ये वीक एसिड क्यों है, सोचें इस बारे में। देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड होने का मतलब ये है कि वो उतना ही जल्दी डिसोसिएट करेगा अपने आइंस में, और आइंस में डिसोसिएट करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या था कि एटलीस्ट आयोनिक कंपाउंड्स तो हों। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स में क्योंकि चार्जेस होंगे, चार्जेस वाटर में डिसोसिएट करेंगे और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड उतने ज़्यादा चार्जेस डिसोसिएट कर जाएंगे। लेकिन हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग की बेस पे बनती है। अब अगर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो फिर तो आप सब मुझसे पूछेंगे मिस ये तो कोवलेंट बॉन्डिंग है, ये कैसे हाइड्रोजन में कैसे वाटर में डिसोसिएट करेगा? यही आंसर है कि जब वो हैं ही कोवलेंट बॉन्ड्स, तो रिएक्शंस क्या होंगे? रिएक्शंस आपके पास होंगे मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर रिएक्शन होंगे, मतलब मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे, आयंस रिलीज नहीं होंगे। और बहुत मुश्किल है आयंस रिलीज हो। वो क्यों? क्योंकि देखें ये एसिड्स तो है ना। अब ये अगर एसिड्स हैं तो इसका मतलब है कि ये अपने अंदर से हाइड्रोजन को रिलीज करेंगे, और क्योंकि ये अपने अंदर से करेंगे हाइड्रोजन को रिलीज, इस वजह से इनमें डिसोसिएशन होगी, क्योंकि ये एसिड्स हैं, एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करेंगे ही करेंगे। लेकिन क्योंकि साथ ही साथ ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं, इस वजह से हमारे पास इनका जो एसिडिक बिहेवियर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बहुत वीक होता है, क्योंकि ये ज़्यादा आयंस में कन्वर्ट नहीं हो पाते। एक और चीज़ की हमने बात की थी कि हमारे पास एसिटिक एसिड का जब डिसोसिएशन की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि आपने इस टर्मिनल हाइड्रोजन को तो निकालना है, कार्बन के साथ जो 3 हाइड्रोजन है इनको रिमूव नहीं करना। और मैंने आपसे कहा था कि मैं इसकी रीज़न आपको तब बताऊंगी जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे। तो अब ज़रा गौर करें। आपके पास ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन है बिल्कुल एंड पे अटैच है, ऑक्सीजन से अटैचमेंट है इसकी, बाकी पूरा का पूरा कंपाउंड साइड पे है। ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन है आपके पास स्टूडेंट्स, ये वाला हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन में डिफरेंस अब आप मुझे खुद बता दें। एक हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप का है, एक हाइड्रोजन एल्काइल ग्रुप का है। एल्काइल ग्रुप वाला ज्यादा स्ट्रांग होगा या फंक्शनल ग्रुप वाला? देखिए मेरी बात सुने, आपने ये जो मिथाइल बनाया है एल्काइल, ये मिथाइल मीथेन से आया है। मीथेन बहुत स्टेबल है, मीथेन मजाक नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, स्पेशली सैचुरेटेड और हाइड्रोकार्बन्स जिसमें एल्केन्स आते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। मतलब ये कि वो इतने सैचुरेटेड होते हैं, इतने भरे हुए होते हैं ऑलरेडी, कि आप उनमें किसी और चीज़ की एडिशन नहीं कर सकते।
अब एडिशन नहीं हो सकती किसी और चीज़ की, तो आपके पास CH3 के ग्रुप में, मिथाइल ग्रुप में हाइड्रोजन आप कैसे रिमूव करेंगे? मिथाइल ग्रुप का तो जो एक बॉन्ड था, बचा था, आपने मीथेन में से क्या किया? आपने मीथेन में से हाइड्रोजन रिमूव किया, आपने मिथाइल बना दिया। मिथाइल ने एक बॉन्ड बनाना था और इसने स्टेबल हो जाना था, वो मिथाइल ने कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बनाया और वो स्टेबल हो गया। अब ये स्टेबल ग्रुप है, ये स्टेबल पार्ट है इस पूरे कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो इन 3 हाइड्रोजन्स को आप कैसे रिमूव करेंगे? इसी वजह से आप नहीं कर सकते क्योंकि ये मिथाइल का पार्ट बन गए हैं। ये मिथाइल ग्रुप का पार्ट है, मिथाइल का हाइड्रोजन नहीं रिमूव हो सकता। हाइड्रोजन वो रिमूव होगा जो टर्मिनल हाइड्रोजन है, जिसका बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन है इसका बॉन्ड वीक है। बाकी पूरे कंपाउंड में ये मिथाइल ग्रुप का बॉन्ड वीक नहीं है, ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। मिथाइल ग्रुप का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, बाकी सारे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान का बॉन्ड वीक है, जिसकी वजह से कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जितने भी आपके पास कंपाउंड्स आते हैं वो एसिडिक बिहेवियर तो शो करते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा वीक एसिड्स होते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्यों अलग होंगे और यहाँ पे क्यों आपके पास एसिड बनेगा? क्या रीज़न है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बहुत वीक है? इसकी डिटेल आपकी 10th की केमिस्ट्री में इन्वॉल्व नहीं है, इस वजह से इसमें नहीं जाना। कुछ हर बॉन्ड की ना कुछ वैल्यूज़ होती हैं, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होती है। तो अब देखें, ये बात सुन के ही आपका दिल कर रहा होगा कि मैं यहीं पे चुप कर जाऊँ, क्योंकि हम अभी फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ रहे हैं, अगर इस डिटेल में चले गए तो ये सब कन्फ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए। तो सिर्फ इतना याद रख लेना है स्टूडेंट्स आप सब ने कि हमारे पास जो ये होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इनमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है वीक, इस वजह से यहाँ पे ये एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर देते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव करके। लेकिन एल्काइल ग्रुप के साथ जो हाइड्रोजन है वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन होता है, वो वीक नहीं होता, उसको आप रिमूव नहीं कर सकते। तो अब समझ में आया कि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहली बात तो एसिडिक बिहेवियर क्यों शो करते हैं, और अगर एसिडिक बिहेवियर शो करते भी हैं तो ये वीक एसिड्स क्यों होते हैं। वहां पे मैंने एसिड्स बेसिस सॉल्ट्स पढ़ते हुए आपको ये वाली रीजन नहीं बताई थी, अब बता रही हूँ, क्योंकि ये मिथाइल है ग्रुप, मिथाइल ग्रुप का हाइड्रोजन आप रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन आप इस टर्मिनल हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं। ये बात आप सबको समझ में आ रही है? यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही बात इंपॉर्टेंस रखती है। तो ये बात आप सबने याद रखनी है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले सारे के सारे आपके पास क्योंकि होते तो एसिड्स हैं, लेकिन एक तो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इस वजह से वीक एसिड्स होंगे, हाइड्रोजन रिलीज करेंगे, आयंस की फॉर्म में जाएंगे, लेकिन बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में। खैर, कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स की तो हमने बात कर ली, अब अगले फंक्शनल ग्रुप की तरफ चलते हैं जो है एस्टर। एस्टर्स की बात करते हैं। अब एस्टर्स में भी कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ही चक्कर है कि इसके अंदर जितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं ना वो सारे के सारे अटैच हो गए हैं, एक जगह पे आ गए हैं। अब जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है? आपके पास फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O और साथ में ये वाला ऑक्सीजन। अब इसको समझाने के लिए, वैसे तो इसकी डिटेल हमारी बुक का पार्ट नहीं है, अब इसको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि ये कहाँ से आया। पहले आप रिकग्नाइज करें, COOH किसका पार्ट है? कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है। कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH पार्ट है। OH किसका पार्ट है? एल्कोहल्स का। तो OH भी था इसके अंदर, यहाँ पे तो O और H था, एल्कोहल का पार्ट था। हाइड्रोजन रिमूव हुआ और आपके पास ये एक और एल्काइल ग्रुप की जगह आ गई है। दूसरा, इसके अंदर जो आप पूरा का पूरा देखें COOH था, COOH रिमूव हुआ, आपको नजर आ रहा है कि उसकी जगह अब यहाँ पे R ग्रुप आया है, तो इसका मतलब है कि इसका कोई ना कोई कनेक्शन तो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। तो स्टूडेंट्स, ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ये किस तरह से डिराइव हुआ था कि इस फंक्शनल ग्रुप के लिए आपके पास एल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स का रिएक्शन होता है और उसके बाद आपके पास एस्टर्स बनते हैं। मैं आपको सिर्फ समझाने के पर्पस के लिए ये बात बता रही हूँ, ये बात आपने इसकी ना तो डिटेल में जाना है ना ये देखना है कि किस तरह से बनेंगे। सिर्फ इतना याद रख लें स्टूडेंट्स कि आपके पास रिएक्शन होंगे एल्कोहल के प्लस यहाँ पे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट करेंगे। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के रिएक्ट करने की वजह से जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनेंगे वो होगा एस्टर्स एंड वाटर।
इस तरह के रिएक्शन से कुछ याद आया? कहाँ पढ़ा था ऐसा रिएक्शन? एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स में पढ़ा था। एसिड्स और बेसिस की न्यूट्रलाइजेशन पे बनता था सॉल्ट एंड वाटर। तो अब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के रिएक्शन पे बनेगा एस्टर और वाटर। एस्टर क्या चीज हुई फिर? इसका मतलब हमारे पास एस्टर में ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का टर्मिनल हाइड्रोजन है ये होगा रिमूव, और यहाँ कोई भी आके अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। लेकिन वो अल्काइल ग्रुप कौन सा होगा? ये बात गौर से सुनी मेरी। आपके पास अल्काइल ग्रुप अल्कोहल में भी होता है, आपके पास अल्काइल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होता है। तो एक अल्काइल ग्रुप आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से आएगा, दूसरा अल्कोहल से आएगा। तो ये रिएक्शन के बाद आता है एस्टर। एस्टर आता है, लेकिन इसकी डिटेल में नहीं जाना, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं, कुछ भी डिटेल नहीं, ना उस डिटेल में पढ़ें, ना अपने आप को कंफ्यूज करें। सिर्फ इतना याद रखें कि इसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो इसका फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन। तो मतलब ये कि C और 2 ऑक्सीजन। देखा, हम वो वाले फंक्शनल ग्रुप्स अभी तक पढ़ रहे हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही अटैच्ड हैं। और अगर आप हर फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड्स बनाने के लिए एटलीस्ट 20 मिनट्स नहीं निकालेंगे तो आपको ये सारे के सारे कंफ्यूज कर देंगे। मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। एक दफ़ा जिसको समझ आ जाए ना उसके लिए तो ये फिर हलवा है। लेकिन हलवा करने के लिए भी आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। साइंस पढ़नी पड़ती है, केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। तो केमिस्ट, इससे घबराना नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन फंक्शनल ग्रुप्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। इस वजह से अब एस्टर की जो हम बात करें, एस्टर में इंपॉर्टेंट है C O। एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है। एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि एस्टर्स के अंदर कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं? तो एलिमेंट्स कौन से हैं? C ये बात आप सबने याद रखनी है। C के दोनों साइड्स पे कोई ना कोई एल्काइल ग्रुप अटैच होगा। वो एल्काइल ग्रुप्स कहाँ से डिराइव हुए, वो कहाँ से आए, वो मैंने आपको बता दिया कि वो एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से आते हैं। लेकिन अगर आप इस चीज़ को याद नहीं रखना चाहते तो ना रखें, सिर्फ इतना याद रख लें कि C के दोनों साइड्स पे कोई ना कोई एल्काइल ग्रुप अटैच होगा। इनमें सिमिलैरिटी क्यों है कार्बोक्सिलिक एसिड से? कुछ स्टूडेंट्स के ज़हन में ये क्वेश्चन आया होगा, इसी वजह से मैंने आपको बताया कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन की वजह से एस्टर्स बनते हैं। इसलिए यहाँ पे COO और COOH में सिमिलैरिटी आपको नजर आ रही है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास COO एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है और इसके दोनों साइड्स पे R ग्रुप अटैच होगा। R ग्रुप का मतलब क्या है कि आपके पास कोई भी एल्काइल ग्रुप अटैच होगा। अब मैंने आपके पास ये जो 2 एग्जांपल्स बनाई है ना, एक है मिथाइल एसीटेट और एक है इथाइल एसीटेट। देखें, COO आपके पास एज इट इज है, ये है COO। यहाँ पे भी मिथाइल अटैच है, यहाँ पे भी मिथाइल अटैच है। तो समझ में आ गई कैसे बने? इसी तरह एस्टर, दूसरा एस्टर देख लें, COO आपके पास एज इट इज अटैच्ड है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास मिथाइल अटैच है, यहाँ पे आपके पास इथाइल अटैच है। बस इतना सा डिफरेंस है स्टूडेंट्स, ये बात आप सबने याद रखनी है। इथाइल एसीटेट, अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन तो आएगा, ज़रूर आएगा कि इनकी नेमिंग किस तरह से हुई है। लेकिन नेमिंग पे अभी आपने नहीं जाना, क्योंकि नेमिंग आपको तब समझ आएगी जब आप एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के दरमियान के रिएक्शन पढ़ेंगे। और रिएक्शंस क्योंकि अभी हमारा पार्ट नहीं है सिलेबस का, इसलिए हम उन रिएक्शंस की तरफ नहीं जाएंगे। सिर्फ इतना याद रख लें कि अगर आपके COO के दोनों साइड्स पे मिथाइल ग्रुप्स हों तो आपने उसको नेम कर देना है मिथाइल एसीटेट। और अगर एक साइड पे इथाइल और एक साइड पे मिथाइल हो, एक तरफ इथाइल है दूसरी तरफ मिथाइल है, तो आपने नेम कर देना है इथाइल एसीटेट। ये बात समझ में आई कि कैसे आपने इनको नाम दिया? अब चलते हैं आगे। ये तो हमने जितने पढ़े ना सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स, ये वो थे कि जिनके अंदर हमारे पास एक 2 या 3 एटम्स मौजूद थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपके पास प्रेजेंट थे और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग की वजह से हमारे पास ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स बने थे। इनके दरमियान में डिफरेंस के लिए मैं बार बार कह रही हूँ, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो याद नहीं होगा। प्रैक्टिस करें, इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। और अब हम आगे चलते हैं। हमने बात की थी कि फंक्शनल ग्रुप्स में आपके पास कोई भी ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है। तो कौन से ग्रुप ऑफ एटम्स की अब हम बात करने लगे हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन की बात हमने कर ली। अब हम आगे चलेंगे और हम बात करेंगे कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की। कार्बन, हाइड्रोजन तो वही है। अब हम किसकी बात करने लगे हैं? नाइट्रोजन की करने लगे हैं साथ में।
अब क्या होगा कि नाइट्रोजन आपके पास जिन चीज़ों में अटैच है ना, इसको आपने जब नाम देना है, नेमिंग करनी है ना, तो आपने इसके साथ एमीन्स लगा देने। इसको एमाइन पढ़ लें, एमीन पढ़ लें, एक ही बात है, ठीक है। आपने एमीन लगा देना इसके साथ। मैं एमीन कह रही हूँ आपको, अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत लग गए तो एमाइन लगा दीजिएगा, जैसे आपको ठीक लगे। अब यहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंस रखती है वो है नाइट्रोजन। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल, जिसको नहीं आता मैं फिर बता रही हूँ, वो केमिस्ट्री नहीं समझ सकेगा। केमिस्ट्री समझने के लिए पीरियोडिक टेबल समझना इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक टेबल जैसा एक बड़ा शानदार और ऑर्गेनाइज्ड टेबल आपके लिए इसीलिए बनाया गया है ताकि आप उधर से एलिमेंट्स को देखें और उनकी प्रॉपर्टीज़ को समझ जाएं, और जो जो वो कंपाउंड्स बना रहे हैं आप उनको भी समझ लें। तो सबसे पहले तो नाइट्रोजन के बारे में सोचें कि नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। नाइट्रोजन है 5th ग्रुप का एलिमेंट। 5th ग्रुप का एलिमेंट होने की वजह से इसका 15th भी कह सकते हैं आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के मुताबिक। तो 5 का क्योंकि नंबर आ रहा है, 5th मैंने जो कहा ये ओल्ड पीरियोडिक टेबल के मुताबिक का है, ठीक है। मॉडर्न की बात करें या ओल्ड की बात करें, नंबर जो आ रहा है वो है 5 का, डिजिट आ रहा है 5 का। 5 डिजिट का मतलब ये है कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। 5 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। अब नाइट्रोजन एटम ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है और नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। 5 हमें इस तरह से बना देती हूँ, 2 का लोन पेयर जिस तरह हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, और बाकी 3 इस तरह से हो गए। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे नाइट्रोजन के पास, कि या तो ये 3 अपने एक्सेप्ट करे या 5 के 5 निकाल दे और अपने पिछले शेल जो इससे कंप्लीट है, पिछले शेल उनको रिटेन कर ले। लेकिन अब 5 इलेक्ट्रॉन्स तो निकालना मुश्किल काम है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा कि या तो 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेगा और आयोनिक बॉन्डिंग की तरफ चला जाएगा, या नाइट्रोजन ये 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कुछ शेयर करके बना देगा आपके पास बॉन्ड। तो अब क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, तो नाइट्रोजन ने क्या किया, नाइट्रोजन हमारे लिए अब ये करेगा कि नाइट्रोजन कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाएगा और नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को करेगा शेयर। इस शेयरिंग में क्या होगा, नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड्स बनाने हैं, 3। कार्बन ने कितने बनाने हैं, 4। सबसे पहला ये वाली एग्जांपल देखें, नाइट्रोजन में ये ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया, जिसकी मैंने अभी बात की। क्यों इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बार बार लिखते हैं स्टूडेंट्स, याद रखना ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता रिएक्शन में, इसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती रिएक्शन में, इसलिए हम ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलहदा से शो कर देते हैं और बता देते हैं कि कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब आपके पास डबल बॉन्ड आ गया नाइट्रोजन का, 3 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। नाइट्रोजन ने यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिए और एक बॉन्ड उसने बना लिया कार्बन के साथ। ये बात याद रखनी है कि बॉन्ड्स कार्बन के साथ बनते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन हाइड्रोजन के साथ नहीं बनते। ये तीनों हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच्ड है। ये बात समझ में आई, आगे चलते हैं। कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने, कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ ऑलरेडी 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक बॉन्ड बन गया उसका नाइट्रोजन के साथ, 4 बॉन्ड्स पूरे, नाइट्रोजन के 3 पूरे हो गए और कार्बन के भी 4 पूरे हो गए। कौन सा एल्काइल ग्रुप है, ये है मिथाइल, तो इसका नाम हम किस तरह से रख देंगे, मिथाइल अमीन। ठीक है, ये नाम समझ में आ गया किस तरह से रखा है। नाइट्रोजन का लोन पेयर क्यों बनाया ये भी समझ में आया कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा रिएक्शन में। हम सिर्फ उन इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे जो रिएक्ट करेंगे, ये रिएक्ट करेगा, ये करेगा, ये करेगा, क्योंकि इन्होंने अपने आप को स्टेबल करना है। तो क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया और तीसरे इलेक्ट्रॉन के साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ गया और आपका मिथाइल अमीन कंप्लीट हो गया। अगले की बात करते हैं। अब आप ये देखें, मैं एक हाइड्रोजन रिमूव करूं अगर, तो क्या नाइट्रोजन के पास फिर से कैपेसिटी नहीं आ जाएगी कि ये एक और बॉन्ड बना सके। नाइट्रोजन ने तो 3 बॉन्ड्स बनाने ही बनाने हैं। मैंने यहाँ पे मिथाइल अमीन में क्या किया, एक हाइड्रोजन कर दिया रिमूव और मैंने उस हाइड्रोजन की जगह मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया। तो अब वो एक हाइड्रोजन हो गया कम, और क्योंकि नाइट्रोजन एक और बॉन्ड बना सकता था तो वहां पे मैंने एक और मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया और इसका नाम रख दिया डाई मिथाइल अमीन। डाई मिथाइल क्यों कहा, क्योंकि 2 अमीन ग्रुप्स हैं। ठीक है, बात समझ में आई आपको यहाँ तक, क्यों किस तरह बन रहा है मिथाइल और डाइमिथाइल, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स पूरे करने की बेस पे, और नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड पूरे करने के लिए हमें पिछली कोई चीज़ तो रिमूव करनी ही पड़ेगी। अब क्या हुआ, हमने पहले 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन रिमूव किया, उसके बाद हम करेंगे अब ये वाला जो रह गया इसको भी रिमूव करेंगे। इसको जब आप रिमूव कर देंगे तो फिर से आपके अब आपके नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड्स की पूरी कैपेसिटी आ गई। एक मिथाइल हमने ऑलरेडी अटैच किया
अब 2 रह गए बॉन्ड्स, 2 में भी मैंने मिथाइल ग्रुप्स अटैच कर दिए। तो इसका क्योंकि 3 मिथाइल हैं तो इसका नाम आ जाएगा ट्राई मिथाइलमीन। ये बात सब स्टूडेंट्स को समझ आ रही है? ट्राई मिथाइल अमीन, ये बात समझ आई आपको? ये किस तरह से इसका नाम रखा है, इस तरह से इसकी नेमिंग की है कि मैंने नाइट्रोजन की बॉन्ड्स की बेस पे चली हूँ। अब आप ये देख लें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अब आप मुश्किल नहीं कह सकते, कितनी सीधी सीधी बातें थी। आपको नाइट्रोजन की बॉन्डिंग पता हो और आपको कार्बन की बॉन्डिंग पता हो तो क्या ईजी नहीं है इन सारे के सारे कंपाउंड्स को बनाना? कुछ भी मुश्किल नहीं। 3 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं लेकिन तीनों किस बेस पे हैं? नाइट्रोजन की बॉन्डिंग की बेस पे है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बना सकता है, ये बात मैं रिपीट करने लगी हूँ, और से सुन लें। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बना सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर उसका कंप्लीट है, 3 इलेक्ट्रॉन्स उसने कंप्लीट करने हैं 8 का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो कैसे करेगा नाइट्रोजन? कि सबसे पहले उसने हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड्स बनाए और एक मिथाइल ग्रुप के साथ बना लिया, ये बन गया मिथाइलमीन। क्यों अमीन का नाम दिया? क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन अटैच है। फिर हम बात करते हैं आगे कि हमने एक हाइड्रोजन रिमूव किया और 2 मिथाइल ग्रुप्स लगा दिए, ये बन गया डाइमिथाइलमीन। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई? अगली बात करते हैं, मैंने वो हाइड्रोजन भी रिमूव कर दिया, फाइनली मैंने उसको कैपेसिटी दे दी नाइट्रोजन को कि वो जितने बॉन्ड्स बना सकता है वो सारे के सारे हाइड्रोजन के अलावा जिस चीज़ के साथ मर्जी बना ले। तो उसने क्या किया? 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच कर दिए जिसको मैंने नाम दे दिया ट्राई मिथाइलमीन, और इस तरह से ये वाला फंक्शनल ग्रुप है जो हमारे पास कंप्लीट हो गया। किस बेसिस पे है? नाइट्रोजन की बेसिस पे है। नाइट्रोजन के फंक्शनल ग्रुप्स को मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि ज़्यादा पढ़ें और कंपाउंड्स बनाएं, क्योंकि क्या बनाएंगे आप? नाइट्रोजन के तो बॉन्ड्स पूरे हो गए। ये आप कर सकते हैं कि अल्काइल ग्रुप्स में मिथाइल की जगह कोई और अल्काइल ग्रुप डाल दें। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो 3 मैंने आपको समझाए हैं इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, इनको ज़रूर देखें और इनको देखने के बाद इनको भी लिखें, साथ साथ एस्टर्स के भी कुछ कंपाउंड्स लिख लें। एस्टर्स की नेमिंग मैं आपसे नहीं कह रही कि सारी की सारी करें, लेकिन आपने क्या करना है? C के राइट और लेफ्ट साइड पे कोई ना कोई एल्काइल ग्रुप अटैच कर देना है। मैंने आपको मिथाइल और इथाइल अटैच करके दिखाएं, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, वो सारे के सारे अटैच करें और देखें कि क्या आपसे बनते हैं कंपाउंड्स। ये आपका टास्क है, इन तीनों को भी दोबारा देखें और इनको समझने की कोशिश करें। ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, आप इनकी प्रैक्टिस करें। तो स्टूडेंट्स, आपने समझ लिया कि कैसे आपके पास एस्टर्स क्या होते हैं, फिर वो कहाँ से डिराइव होते हैं, और साथ ही साथ नाइट्रोजन की क्या इंपॉर्टेंस है फंक्शनल ग्रुप्स में। इनके नाम याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके ग्रुप्स के अलग-अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ये टास्क है, आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाएं। और तब तक मैं चलती हूँ और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।